नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी. We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. So we have been doing Hindu Adoption Act, and in the last class I have discussed with you Hindu Adoption Act section 12, and we have completed almost the entire बेयर एक्ट ऑफ द सेक्शन 12. सेक्शन 12 का जो बेयर एक्ट पोर्शन था, सेक्शन 12 के फिर ए बी सी तीन क्लोज को हम लोग बहुत ढंग से डिस्कस कर चुके हैं. आज की जो क्लास है वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटिल बिट डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट. उन्हीं बातों को ज़रा केस लॉज के साथ समझेंगे हम लोग, एंड इट विल बी ए फन काइंड ऑफ क्लास. मज़ा आएगा आप लोगों को भी, और काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होने वाली है. एंड काइंडली नोट डाउन, इन्हीं प्रॉब्लम से जिन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस इन योर मेंस एंड ऑल्सो डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स. ठीक, सो बिफोर आई डिस्कस द केस लॉज, लेट्स हैव ए रीलुक अपॉन सेक्शन 12. सेक्शन 12 को हम लोग देख लेते हैं एक बार. काम की बातें क्या हैं? दिस वॉज द सेक्शन 12. दिस इज योर क्लास, स्टार्ट नाउ. सेक्शन 12 ये है, जिसने पहली बार क्लास अटेंड करनी है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली उनको. सो दिस इज सेक्शन 12, इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन. सेक्शन 12 इज डीलिंग विद व्हाट? द इफेक्ट ऑफ एडॉप्शंस. गोद लेने का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात करता है सेक्शन 12. और इसमें जो खास बात है, पहली लाइन पढ़िए जरा, क्या बात है इसमें? एन एडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और हर एडॉप्टिव फादर और मदर फॉर ऑल पर्पजेज विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन. बस इसी को समझते हैं हम लोग यहाँ पर पहले कि ये सेक्शन 12, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, एडॉप्टेड चाइल्ड कौन सा हुआ? जिस बच्चे को गोद लिया गया है, दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री हो सकती है. द चाइल्ड हु हैज बीन एडॉप्टेड, तो दैट चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ एडॉप्टिव फादर और मदर. अब उस बच्चे को, जो बच्चा गोद लिया गया है, whom we say दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री, दैट चाइल्ड शैल बी कंसिडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ न्यू फादर और मदर. यू कैन से, आम भाषा में कहें तो जो उसके नए माता पिता हैं, जिनको हम लीगली क्या बोलते हैं? एडॉप्टिव फादर बोलते हैं, एडॉप्टिव फादर या एडॉप्टिव मदर. तो वो एडॉप्टिव मदर और फादर का चाइल्ड समझा जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? फ्रॉम विच डेट, कौन सी डेट से समझा जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द एडॉप्शन से समझा जाएगा. ही शैल बी कंसिडर्ड to be the child, shall be deemed to be the child with effect from the date of adoption. जिस डेट को एडॉप्शन हुआ उस डेट से उसको उस परिवार का हिस्सा माना जाएगा. he shall be considered as a natural born child in that family. तो ये बात हुई यहाँ पर. और इसी के साथ में कुछ राइडर्स हैं. जो 12C है, 12C है, उसको देख लीजिए आप लोग. 12C क्या कहता है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से एक बार, तो सारा सभी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं. जो काम की बातें आज वही पढ़ी जाएंगी. दिस इज बेरेक्ट, ये देखिए बोर्ड को देखिए आप. 12C, द एडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी एस्टेट विच वेस्टेड इन हिम और हर बिफोर द एडॉप्शन. जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, अब वो चाइल्ड जब इस फैमिली का हिस्सा हो गया है, तो यदि किसी व्यक्ति में कोई प्रॉपर्टी निहित हो चुकी है, वेस्टेड हो चुकी है, तो वो उससे उसकी प्रॉपर्टी को डाइवेस्ट नहीं कर पाएगा. इट मीन्स उससे उस प्रॉपर्टी को टेक बैक नहीं कर पाएगा. ये थ्योरेटिकल बात है.
अब इसी बात को अच्छे तरीके से समझिए मेरी स्टोरी के साथ, सही। और ये है कहानी। कहानी कुछ ऐसे है, एक था देवू, बोर्ड देखिए आप लोग, ये है कहानी देवू और पारो की। देवू एंड पारो, this is the family of cute family of Devu and Paro, and Devu had brothers, brother 1, brother 2. He had 2 brothers, दो भाई थे देवू के, B1 and B2, and Devu was married to Paro. In an accident Devu died. Devu died. देवू की मृत्यु हो जाती है। अब रह जाती है कौन? बेबस, परेशान पारो। नाउ शी इज विडो। नाउ शी इज विडो ऑफ देवू, अकेली है, परेशान है। देन शी एडॉप्ट्स ए चाइल्ड, एडॉप्ट्स ए चाइल्ड whose name is, you know it very well, very famous child, name is Golu. Now Golu has been taken in adoption by the Paro. After some time, after this adoption, Paro makes a gift of the property which he inherited from Devu. तो गिफ्ट ऑफ देवू समझ लीजिए, जो देवू की प्रॉपर्टी थी पहले, उसको ही गिफ्ट दैट प्रॉपर्टी टू हर नेफ्यू। एंड यहीं से गोलू को आ जाता है गुस्सा कि मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी तुमने नेफ्यू को, भतीजे को कैसे दी, मुझे तो ये प्रॉपर्टी चाहिए। एंड नाउ द गोलू अप्रोचेस टू द कोर्ट। एक परिवार है देवू और पारो का। उस परिवार में देवू के 2 भाई हैं, B1 एंड B2। तो बेसिकली यहाँ पर कितने लोग हो गए? 3 भाई हुए। उनमें से एक भाई की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ है पारो। लेकिन देवू की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और पीछे रह जाती है पारो एज ए विडो। अब पारो को लगता है कि अकेलापन खलेगा, उसके साथ कोई होना चाहिए, तो उसने एक बेटा गोद लिया, उसका नाम है गोलू। अब जो प्रॉपर्टी देवू से पारो को मिली थी, या देवू का जो हिस्सा था, देवू की जो संपत्ति थी, पारो ने देखा कि गोलू के लक्षण सही नहीं है, इसको प्रॉपर्टी देंगे तो बर्बाद कर देगा, सब जुए में हार जाएगा, यहाँ वहाँ खर्च कर देगा। इसलिए उसने वॉट एवर उसकी थिंकिंग रही हो, उसने वो प्रॉपर्टी दे दी अपने नेफ्यू को। और यहाँ पर गोलू को आता है गुस्सा कि मेरा हक था, मुझे बेटा बना के लाए थे परिवार में, मुझे संपत्ति मिलनी चाहिए थी, और आपने दे दी अपने भतीजे को। और बात नहीं बनती है नेगोशिएशन से, परिवार में बात नहीं बनती है, तो फिर वो चला जाता है कोर्ट। तो यहाँ पर आपके सामने एक लीगल प्रॉब्लम है कि क्या गोलू को ये प्रॉपर्टी मिलेगी या ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और यहीं से ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं प्रीलिम्स में, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको मेंस में। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हुई है नहीं हुई, ये समस्या समझ में आपको आई या नहीं आई कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इन दिस केस। कम ऑन एवरीवन, एक समझना पड़ेगा, एक होता है लिमिटेड ओनर। विडो एज ए लिमिटेड ओनर का क्या मतलब है? विडो एज ए लिमिटेड ओनर, आप देख लीजिए, इसको पूरी बात को नहीं पढ़ना है, केवल ये समझना, आपको ये समझना पड़ेगा विडो एज ए लिमिटेड ओनर का क्या मतलब है, ये समझाना पड़ेगा मुझे आपको। एंड आई विल हैव टू एक्सप्लेन यू। लिमिटेड ओनर समझिए पहले क्या है। तो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्यूट इज व्हाट गोलू सेज एज आई हैव बीन टेकन इन एडॉप्शन, क्योंकि मुझे गोद ले लिया गया है, एंड बिकॉज आई हैव बिकम द चाइल्ड ऑफ दिस फैमिली, एंड बिकॉज आई शुड रीड द सेक्शन 12 को मैं पढ़वाता हूँ योर ऑनर, एंड दिस इज सेक्शन 12
एंड दिस इज सेक्शन 12 क्या है, प्लीज रीड द। अब ये कोर्ट में पढ़वा रहे हैं कौन, गोलू भाई साहब। किसको पढ़वा रहे हैं, जो आप लोगों की जजेस की ज्यूरी है उसको गोलू भाई साहब पढ़वा रहे हैं। क्या ये पार्ट सेक्शन 12 का आधा हिस्सा। देखिए क्या पढ़वाते हैं, आप भी पढ़िए क्योंकि आप जज साहब हैं, इसको पढ़िए। एंड फ्रॉम सच डेट ऑफ एडॉप्शन ऑल द टाइज ऑफ चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ हिज बर्थ इज हिज और हर बर्थ शैल बी डीम्ड टू बी severed by those created by the adoption in the adoptive family। यानी कि डेट ऑफ सच डेट का मतलब है एडॉप्शन की डेट से उसके सभी संबंध, बच्चे के सभी संबंध अपनी बर्थ फैमिली से कट जाएंगे और रिप्लेस हो जाएंगे न्यू फैमिली के साथ जो संबंध बनते हैं उसके। फॉर ऑल पर्पजेज ही शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ द एडॉप्टिव फैमिली। नो उसने कहा, बच्चे ने, कि देखो ये कहा, गोलू ने कहा कि एज पर सेक्शन 12 फॉर ऑल पर्पजेज आई हैव बिकम द चाइल्ड ऑफ दिस फैमिली। मैं इस परिवार का हिस्सा हो गया हूं। सभी पर्पजेज का मतलब है कि नाउ आई डू हैव द राइट इन प्रॉपर्टी। अब मैं एक आई एम लाइक ए नेचुरली बोर्न चाइल्ड ऑफ दिस फैमिली। For all purposes I shall be deemed to be the child of this family, therefore I should have the all the rights of property। मेरे पिताजी की संपत्ति पर मेरा भी हक होना चाहिए। ये है मेरे दर्द चर्चा, गोलू द ग्रेट का कहना ये है। तो अब इनको पढ़ाए गए बहुत सारी बातें और उन्होंने कहा कि मेरी मां का तो हक ही नहीं था। My mother was only a limited honor. The property which he got as in inheritance from my father, she was only a limited honor। अब इशिका नाम की जो जज साहब हैं, तो उन्होंने कहा, इशिका मैडम ने, कि लिमिटेड ऑनर का क्या मतलब है आपका, कि लिमिटेड ऑनर का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी वाइफ को मिली, जब हस्बैंड की डेथ हुई, देवू डाइड, तो देवू की जो प्रॉपर्टी है, शी गॉट, पारो गॉट दैट प्रॉपर्टी। तो इफ यू से शी इज ओनली द लिमिटेड ऑनर, इट मीन्स शी कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी टिल हर डेथ। अपनी मृत्यु तक उस प्रॉपर्टी को वो एंजॉय कर सकती है, उसका भोग कर सकती है, बट शी हैज नो राइट टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी। उसको उस संपत्ति को ट्रांसफर करने का, स्थानांतरण करने का कोई अधिकार ही नहीं है। शी हैज नो राइट टू ट्रांसफर, बट ओनली शी हैज ओनली द लिमिटेड राइट, देयरफॉर वी से हर एज ए लिमिटेड ऑनर। And when I have become the child, I have become the son, therefore I am the successor of my father। देवों की प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। ये कहना किसका है, देवों की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए मुझे, बिकॉज पारो को तो इस प्रॉपर्टी को सेल करने का या गिफ्ट करने का कोई राइट ही नहीं था। ठीक है, प्लीज लेट मी नो आपको देवों की कंटेंशन समझ में आई नहीं आई, और ये लिमिटेड ऑनर का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया। वाइफ इज सेड टू बी लिमिटेड ऑनर। लिमिटेड ऑनर तब कहा जाएगा जब उनके पास केवल उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट हो, एंजॉय टिल हर लास्ट ब्रीथ, उसकी आखिरी सांस तक वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय तो कर सकती है, यूज कर सकती है, बट शी कैन नॉट सेल इट, शी कैन नॉट डिस्पोज इट, शी कैन नॉट गिव इट टू एनीवन। आफ्टर हर डेथ the property shall revert to the co-partners। तो गोलू का कहना यह था कि देखो, मेरे फादर का नाम था देवू, उनके दो भाई थे, B1 and B2। These all were the co-partners।
कोपार्सनर्स, ठीक। देयरफॉर व्हेन I was abducted and my father died, I became the co-partner. Now Golu plus B1 plus B2, these are the co-partners. These are the co-partners. Now my right is as a co-partner in this property. You got it? मेरा जो राइट है इसमें एज ए को पार्टनर है, एंड नाउ माई मदर, एडॉप्टेड मदर, वॉज हैविंग ओनली ए राइट एज ए लिमिटेड ओनर. शी कुड एंजॉय द प्रॉपर्टी बट शी कुड नॉट डिस्पोज इट. तो प्लीज लेट मी नो ये आपको समझ में आया नहीं आया. पोजेशनरी राइट है, पोजेशन हो सकता है, एंजॉयमेंट राइट हो सकता है, बट उनको डिस्पोज का राइट नहीं था. तो ये कंटेंशन आपको गोलू की समझ में आई नहीं आई? गोलू का कहना क्या है? जज साहिबान जल्दी बताइए. अब इनको समझाएगा कि देखो बबुआ अच्छी तरीके से लॉ समझ लो. अब नाउ काउंसिल फॉर द पारो. अब समझ लीजिए विजेंद्र वर्मा इज द काउंसिल फॉर पारो. अब गोलू को बहुत ढंग से समझाया जाएगा कि देखो आज समझ लो लॉ क्या है. कि देखो बचुआ, जो तुम ये लिमिटेड ऑनर का गीत गा रहे हो, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट नाउ. वाइफ की प्रॉपर्टी का राइट समझना पड़ेगा. व्हाट वाज द राइट? चलिए पहले तुम समझो कोपार्टनर क्या होते हैं, ठीक है. देखिए पहले का कॉन्सेप्ट क्या था, मोटी मोटी बात समझनी है. सी जॉइंट हिंदू फैमिली के मेल मेंबर्स, पहले की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं. 2005 की बात कर रहा हूं मैं. मेल मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली, दे वर एज ए ग्रुप they were called the co-partners, and they were having right in joint family property by birth. इन कोपार्टनर का जो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है उसमें जन्म से अधिकार है. जितने भी मेल मेंबर्स हैं जिनका भी जन्म हुआ है वो कोपार्टनर बन जाएंगे और उनका अपना एक हिस्सा होगा. और अगर एक व्यक्ति मर जाएगा, एक कोपार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो बाकी जो सारे जो प्रॉपर्टी है बाकी के कोपार्टनर्स में बटेगी. सर्वाइवरशिप कहते हैं इसको. एक कोपार्टनर की डेथ हुई, जैसे मान लीजिए A, B, C एंड D, 4 कोपार्टनर हैं, चारों का हिस्सा 1/4 हो गया. ए की डेथ हो गई, नाउ द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड अमंग्स देम B, C, D, जो कोपार्टनर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं. और अगर ये भी मर जाएगा तो C और D में बटेगी हाफ, और C भी मर जाएगा तो D विल बी द सोल ओनर ऑफ दैट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. समझे आप? तो ये था कॉन्सेप्ट पहले इस तरीके का कि कोपार्टनर. अब तो लड़कियों को भी, डॉटर्स को भी कोपार्टनर माना जाता है 2005 के बाद में, ये बात अलग है. अभी हम पहले की बात कर रहे हैं कि देखो ये था कि कोपार्टनर के पार्ट हो गया. अब कोपार्टनर का जो पार्ट है उसमें क्या था कि अगर किसी मेल मेंबर की डेथ हो गई, पहले की बात कर रहे हैं, तो वाइफ को कोई प्रॉपर्टी मिलनी नहीं है. वाइफ विल गेट नथिंग. ये ओल्ड लॉ था. ओल्ड हिंदू लॉ के हिसाब से वाइफ को कुछ नहीं मिलना है. लेकिन अबाउट 1937 से फिर लॉ चेंज हुआ और वाइफ के फेयर में मिला कि उसको हम बनाते हैं लिमिटेड ओनर. क्या? लिमिटेड ओनर रहेगी वो. जो उसका हस्बैंड की डेथ हुई है उसका जो शेयर है, उसका जितना इंटरेस्ट है, अगर ये देवू की डेथ हुई है तो देवू का एज ए कोपार्टनर जितना हिस्सा होगा, अब उसकी आप बन गई लिमिटेड ओनर. ठीक. लिमिटेड ओनर का मतलब यह है कि जब तक आप विधवा के रूप में जीवित रहेंगी तब तक आप देवू की प्रॉपर्टी को आप
प्रॉपर्टी को आप ओन कर सकती हैं, प्रॉपर्टी को पजेस कर सकती हैं, प्रॉपर्टी को यूज कर सकती हैं, बट यू कैन नॉट, यू आर द लिमिटेड ओनर इन द सेंस कि यू डोंट हैव द राइट टू डिस्पोज इट। आप इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर पाएंगी, और वही आपकी लिमिटेशन है। और इसीलिए आपको कहा जा रहा है आप ओनर तो हैं, यू आर द ओनर, बट यू आर लिमिटेड ओनर। लिमिटेड इन द सेंस कि देखो पारो, पूर्ण तरीके से मकान को भर दो, किराए पे चढ़ाना है किराए पे चढ़ा दो, खूब रहो, जो करना है करो, लेकिन तुम इसे बेच नहीं सकती हो, डिस्पोज नहीं करोगे, गिफ्ट नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारी डेथ के बाद में जो बाकी के को पार्टनर्स हैं B1 B2 जो हैं, ये प्रॉपर्टी उनको जाएगी। इनको कहते हैं रिवर्जनर्स। B1 एंड B2 जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं रिवर्जनर्स, जिनके पास जो प्रॉपर्टी है, जो विडो की डेथ के बाद में जो प्रॉपर्टी आएगी, जिनके पास, जिन पर डिवोल्व होगी, उनको हम कहेंगे रिवर्जनर्स। तो ये हुआ लिमिटेड ओनर का कॉन्सेप्ट। लेकिन गोलू भैया जब आया हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसने लिमिटेड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट को कर दिया खत्म। अब नाउ द वाइफ बिकम्स द owner of that property in full way. Now she is the absolute owner. तो she is no more limited owner. Limited owner नहीं है, वो है अब absolute owner. You got it? चलिए लिमिटेड ऑनर समझाता हूँ पहले आपको। लिमिटेड ऑनर हुआ और एक होता है एब्सोल्यूट ऑनर। इस लिमिटेड, देखिए दोनों ही ऑनर हैं, देखिए बोर्ड देखिए आप लोग, लिमिटेड ऑनर एंड एब्सोल्यूट ओनर, बोथ आर ऑनर्स, बट द वर्ड यूज हियर इज व्हाट? लिमिटेड। लिमिटेड मीन्स यू हैव राइट टू एंजॉय टिल डेथ, मृत्यु तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, बट नो राइट टू डिस्पोज, आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, समझे? सो यू कैन नॉट टिल योर डेथ, यू आर द लिमिटेड ओनर। ये 1956 से पहले की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। तो द वाइफ वॉज हैविंग, द विडो वॉज हैविंग राइट टू एंजॉय टिल द डेथ, हर डेथ, तो उसका सुख मिल सकता है, आप अपना जीवन नैया चलाइए, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी को बेच के नहीं जाएंगे कहीं पर। ये था आपका लिमिटेड ओनर कंसेप्ट। एब्सोल्यूट ओनर का मतलब है कि आप इसके मालिक हैं 100%, देयर इज नो लिमिटेशन, यू कैन इवन डिस्पोज द प्रॉपर्टी। तो यू हैव राइट टू एंजॉय एंड यू हैव एज वेल द राइट टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी। आप चाहें तो उसका जैसे चाहे यूज कीजिए, आप उसको गिफ्ट कर दीजिए, आप उसके लिए विल से डिस्पोज कर दीजिए, आप उसको बेच दीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दैट, बट यू हैव नो लिमिटेशन एज इन द केस ऑफ लिमिटेड ओनर। ये था लिमिटेड कॉन्सेप्ट। तो ये बिफोर लिमिटेड ओनर की पोजीशन थी बिफोर 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से पहले की बात थी ये। और जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 में, तो ये नाउ शी बिकेम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन हर नाउ। यू गॉट इट? अब समझिए क्या है। अब गोलू की बात है कि गोलू, योर कंटेंशन, जो फर्स्ट कंटेंशन थी कि द पारो इज द लिमिटेड ओनर, दैट इज नॉट लीगली टेनेबल। एक बात हुई। अब दूसरी बात, अब तुम पढ़ो, दोबारा पढ़ो इसको, 12 बार बार पढ़वाते हो, फिर पढ़ो दोबारा सेक्शन 12। यू बिकेम द चाइल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक जो थी उसके हिसाब से नहीं। अब आप हैं तो आप ये भी समझ लीजिए, फिर विजेंद्र वर्मा सामने आ गए, काउंसिल फॉर द पारो, क्या कि जनाब जो गोलू महाराज हैं ये अभी सपने में हैं, ये भूल गए हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक के हिसाब से राइट मांग रहे हैं अपना।
ही इज डिमांडिंग एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक क्या कहती है कि ये कहती थी कि सन एडॉप्टेड बाय द विडो, अगर कोई विडो किसी पुत्र को एडॉप्ट करती है, दैट वॉज डीम्ड टू हैव कम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन द डे व्हेन द हस्बैंड डाइड। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक ये कहती है कि अगर गोद लिया गया है बच्चे को, तो वो बच्चा परिवार का हिस्सा कौन सी डेट से माना जाएगा? उस डेट से माना जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली, जिस डेट पर उसके पति की डेथ हुई। आर यू गेटिंग? तो उसके हिसाब से अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक में चले जाएं, देखो इंटरेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, देवू, पारो, देवू डाइड, पारो adopted Golu. According to doctrine of relation back, this Golu becomes son from the date of death. डेट ऑफ डेथ से गोलू आ गए इसमें, तो पारो को तो कोई प्रॉपर्टी गई नहीं, बिकॉज नाउ गोलू हैज रिप्लेस देवू एज ए कोपार्टनर। समझे आप? तो अभी जो गोलू है, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को अप्लाई करते हैं तो गोलू को एडॉप्ट किया गया है अब, लेकिन कैसे माना जाएगा कि ये तो साहब उसी दिन एडॉप्शन हो गया था जब हस्बैंड जिंदा था, जिस डेट को उसकी डेथ हुई उसी दिन को किया। इट मीन्स इधर डेथ हुई, इधर गोलू आया, इधर डेथ, इधर गोलू, तो प्रॉपर्टी वाइफ को नहीं जाएगी अब, हस्बैंड से गोलू, हस्बैंड गोलू। समझ रहे बात ही अभी? तो प्रॉपर्टी गोलू, अगर रिलेशन बैक को अपनाए हम लोग तो प्रॉपर्टी हस्बैंड की कहाँ चली जाती? गोलू की, गोलू के पास। गोलू यही कह रहा है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हो गया, प्रॉपर्टी मेरी हो गई। माँ ने करा क्यों? माँ पर जानी नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, आई हैव बिकम को-पार्टनर। या दूसरी कंटेंशन ये थी, वो लिमिटेड ऑनर थी, तो एज तब भी वो डिस्पोज नहीं कर सकती थी। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई है नहीं आई यहां तक? कम ऑन एवरीवन। नाउ इनको पढ़ाया जाएगा सेक्शन 12। बिकॉज ऑफ दिस लाइन यू बिकम द चाइल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द एडॉप्शन। इट मीन्स वॉट? डॉक्ट्रीन ऑफ रिलेशन बैक इज नो मोर इन पिक्चर, दैट इज एब्रोगेटेड। वो खत्म हो चुकी है, बैक डेट से आपको माना ही नहीं जा रहा है। आपको तो बच्चा माना जा रहा है, आपका जन्म उसी से माना जाएगा, आपका परिवार में एंट्री उसी डेट से है जिस डेट को अडॉप्शन हुआ है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का मतलब ही नहीं रहा। बात समझ में आ गई नहीं? आगे भी तो साहब डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक भी यहां पर नहीं होगी। तो गोलू अब क्या करेंगे? गोलू फिर सुनेंगे विजेंद्र वर्मा जी को कि देखो गोलू, अब अगली बात सुनो, अब एग्जैक्टली हुआ क्या है उसको समझो और शांत रहो, और जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। कैसे? कि देखो अब ऐसे समझो, देवू एंड पारो, देवू एंड हिज ब्रदर्स B1 and B2. Devu had two kinds of properties. One property was ancestral properties, ancestral property, and other was his self acquired property. In the ancestral property he was having share with his brothers as co-partner. Now after his death, Paro became absolute owner of property number 1 as well as property number 2, because this interest
नाउ डिवोल्ड अपॉन हर। नाउ शी इज द ओनर, और वो भी एब्सोल्यूट ओनर है, एब्सोल्यूट ओनर। तो दिस इंटरेस्ट वेस्टेड इन हर, ये इंटरेस्ट उसमें वेस्ट हो चुका। अब ये जो इंटरेस्ट है उसमें वेस्ट हो चुका, उसमें निहित हो चुका उसका इंटरेस्ट जो है ये। अब पढ़ो तुम 12C, ये रहा, adopted child shall not divest any person of any estate which vested in him or her before the adoption। एडॉप्शन से पहले यदि कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति में निहित हो गई है तो आप उसको डाइवेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप जब जिस दिन गोलू भैया, जिस दिन आपका एडॉप्शन हुआ उससे पहले ये प्रॉपर्टी किसी और में वेस्ट हो चुकी थी। नाउ शी हैड ए राइट, उन्होंने गिफ्ट कर दिया तो प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति में, नेफ्यू में वेस्ट हो गई। नाउ यू कैन नॉट डाइवेस्ट दैट पर्सन फ्रॉम दैट इंटरेस्ट, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पहले से ही आपके एडॉप्शन से पहले से ही किसी में निहित हो चुकी थी, वेस्टेड हो चुकी। The adopted child shall not divest any person of any estate which vested in him or her before the adoption। प्लीज़ लेट मी नो आपको समझ में आया नहीं आया। और इसी की तरह से हमारे पास एक केस है सावन राम वर्सेस कलावती। प्लीज़ लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई। मेरी वाली कहानी समझ में आई गोलू की सच्ची तरीके से, लगभग वैसी ही कहानी आपको सावन राम में मिलेगी। तो इसको पढ़ेंगे तो और अच्छी क्लैरिटी आएगी फिर आपको, ठीक है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो देखिए, गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर हम लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है तो ये आप अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिए, इतनी हेल्प कीजिए कि ये जो वीडियोज़ हैं जन जन तक पहुँचे और इन वीडियोज़ का लाभ सभी को मिले। फ्री कोचिंग, क्वालिटी कोचिंग, इससे बढ़िया कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी नहीं। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बनेगा, कमेंट कर देंगे अच्छा से तो बहुत अच्छी बात है आपकी। थैंक यू वेरी मच।